दोस्तों, इस वीडियो में आप देखेंगे एक फैंटेसी एडवेंचर मूवी की कहानी। रहस्य और रोमांच से भरपूर ये मजेदार फिल्म आप लोगों का मनोरंजन भी करेगी और बहुत कुछ सिखाएगी भी, इसलिए वीडियो को पूरा आखिरी तक जरूर देखें। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है बर्लिन राज्य से, जहाँ जेनिफर नाम की लड़की चुपके से एक लोहार की कार्यशाला में जाती है। उसे पहले से ही जानने वाला लोहार उससे कहता है, बेटी तुम यहाँ क्यों आई हो? अगर किसी ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। जेनिफर कहती है, किसी को पता नहीं चलेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि मुझे लोहार का काम सीखने में दिलचस्पी है और मैं वही सीखने यहाँ आई हूँ। तो लोहार उसे अपना काम सिखाने लगता है। अगले सीन में इसी बर्लिन राज्य की रानी मार्टा का महल दिखाया जाता है, जहाँ पड़ोसी राज्य का सबसे अमीर तथा प्रभावशाली गवर्नर पैट्रिक हमेशा की तरह रानी के सामने एक प्रस्ताव लेकर आता है और उन्हें एक हीरा दिखाकर कहता है, ये दुनिया के सबसे कीमती रत्नों में से एक है। तो लालची रानी उसके पास जाकर वो हीरा लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाती है। इस पर पैट्रिक उनसे कहता है, इस बार मैं ये अनमोल रत्न तुम्हें यूं ही उपहार में नहीं दूंगा। ये सुनकर रानी वापस अपने सिंहासन पर बैठ जाती है, जबकि रानी मार्टा का सबसे करीबी मंत्री मेंडिस उससे पूछता है, आखिर तुम क्या कहना चाहते हो? गवर्नर पैट्रिक रानी से कहता है, राजा को मरे हुए 12 साल हो गए हैं, तब से मैं हर महीने तुम्हारे लिए बहुमूल्य रत्नों का उपहार लाता हूँ ताकि तुम मुझसे शादी कर लो, लेकिन हर बार तुम मुझे किसी न किसी बहाने से मना कर देती हो। इसीलिए अब से मैं तुम्हें धन और उपहार तभी दूंगा जब तुम मुझसे शादी के लिए तैयार हो जाओ। रानी उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं देती, तो पैट्रिक वहाँ से वापस चला जाता है। रात होने पर उत्तर के राजकुमार हेनरी को दिखाया जाता है, जो घोड़े पर सवार होकर बर्लिन राज्य की रानी मार्टा के पास जा रहा होता है, लेकिन अपने घोड़े को नाल लगवाने के लिए उसे लोहार की दुकान के पास रुकना पड़ता है। इत्तेफाक से उस वक्त कार्यशाला में लोहार की बजाय काम सीखने वाली लड़की जेनिफर होती है, तो हेनरी उससे घोड़े के खुर में नाल ठोकने के लिए कहता है। जेनिफर कहती है, लोहार अभी यहाँ नहीं है, कल उसके आने पर तुम्हारा काम हो जाएगा। इस पर हेनरी उससे कहता है, तुम एक लड़की हो पर तुमने लड़कों की तरह कपड़े पहने हैं और ऐसा लगता है जैसे तुम यहाँ छिपकर काम करती हो। जेनिफर कहती है, ये सब छोड़िए, आपका काम हो जाएगा। अभी रात होने की वजह से मुझे वापस जाना पड़ेगा। तो हेनरी उससे कहता है, मैं उत्तर के छोटे से राज्य का राजकुमार हेनरी हूँ और मेरे पिता ने बर्लिन की रानी के लिए एक छोटा सा उपहार भिजवाया है, मैं रानी को वही देने जा रहा हूँ। अच्छा होता कि तुम मेरा काम अभी कर देती। वैसे तुम जैसी खूबसूरत लड़की को लोहार का काम सीखते देखकर मुझे काफी हैरानी हो रही है। जेनिफर को हेनरी और उसकी बातें पसंद आती हैं, इसीलिए उसे अपना नाम बताते हुए कहती है, अभी मुझे जाना होगा। तो राजकुमार कहता है, तुमने मुझे अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया, और क्या हम फिर मिलेंगे? जेनिफर कहती है, शायद, और फिर वो मुस्कुराकर वहां से चली जाती है। अगले सीन में रानी मार्टा का राजमहल दिखाया जाता है, जहाँ के एक कमरे में दाई जेनिफर का इंतजार कर रही होती है। तभी खिड़की के जरिए जेनिफर चुपचाप अपने कमरे में दाखिल होती है। दाई उससे कहती है, राजकुमारी मैं शाम से ही खाना लेकर आपके कमरे में आपका इंतजार कर रही थी और आप हैं कि खिड़की के जरिए चोरी छिपे कहीं चली गई थी। अच्छा हुआ कि रानी को इस बारे में कुछ नहीं पता चला। इस पर जेनिफर कहती है, वैसे भी वो मुझे ज्यादा बाहर नहीं जाने देती, इसलिए जब भी मेरा मन होता है मैं इसी तरह कहीं निकल जाती हूँ। दाई कहती है, आप अपनी माँ की तरह साफ दिल की हैं, लेकिन आपकी सौतेली माँ रानी मार्टा बहुत ही खतरनाक हैं। जिस भी दिन उन्हें तुमसे राजगद्दी पर खतरा महसूस होगा, उसी दिन से वो तुम पर सख्त पाबंदियां लगा सकती हैं। अगले सीन में इसी महल के दूसरे कमरे में रानी मार्टा को दिखाया जाता है। उनका सबसे खास मंत्री मेंडिस उनसे कहता है, अगर पैट्रिक हमें धन नहीं देगा तो हमारे राजकोष का धन घटता जाएगा, इसीलिए हमें कैसे भी करके उसे अपनी तरफ रखना होगा, क्योंकि वो सबसे अमीर गवर्नर है। रानी कहती है, तुम तो जानते हो ना, मैं हमेशा जवान और खूबसूरत बनी रहना चाहती हूँ, ऐसे में मैं किसी से शादी नहीं करना चाहती। मेंडिस कहता है, वो आपकी खूबसूरती की वजह से आपसे शादी करके राजघराने से रिश्ता जोड़ना चाहता है, लेकिन अगर आप उससे शादी नहीं करना चाहती तो हमें इसके बदले जेनिफर की शादी उससे करा देनी चाहिए। इससे गवर्नर पैट्रिक का राजघराने से रिश्ता भी जुड़ जाएगा और वो हमारे राजकोष में धन और उपहार देना जारी रखेगा। रानी पूछती है, लेकिन क्या ये सही रहेगा? दुष्ट मंत्री कहता है, हाँ, इससे यहाँ की राजगद्दी भी हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाएगी। अगले दिन राजकुमार हेनरी अपने पिता द्वारा भेजा हुआ उपहार लेकर मार्टा के महल में आता है। वहाँ जेनिफर को देखकर वो चौंकते हुए उससे कहता है, तो तुम एक राजकुमारी हो? उसे वहाँ देखकर राजकुमारी खुश होकर उससे मिलती है। हालांकि अब इससे पहले कि वो उससे कुछ बात कर पाती, मंत्री मेंडिस वहाँ का राजकुमारी से कहता है, रानी ने आपको कुछ जरूरी काम से बुलाया है। तो राजकुमारी जेनिफर दरबार में चली जाती है, जबकि हेनरी भवन के अंदर रुककर रानी का इंतजार करने लगता है। दरबार में बैठी दुष्ट रानी जेनिफर से कहती है, तुम्हारी माँ और पिता के मरने के बाद तुम्हारी सारी
जिम्मेदारी मुझ पर है, और अब क्योंकि तुम जवान हो गई हो इसलिए मेरा ये फर्ज है कि मैं तुम्हारी शादी एक कुलीन व्यक्ति से कर दूं। इसी बीच मंत्री के बुलावे पर गवर्नर पैट्रिक भी वहां आ जाता है और रानी से कहता है, मुझे आपका प्रस्ताव मंजूर है। मैं इस खूबसूरत राजकुमार से शादी करने के बदले आपके राजकोष में फिर से धन भेजना शुरू कर सकता हूँ। फिलहाल ये लो एक कीमती हीरा। बेचारी राजकुमारी ये सब सुनकर घबरा जाती है, क्योंकि उसे अपनी सौतेली माँ की साजिशों के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। पर इस सबसे वो गुस्से में आ जाती है और रानी से कहती है, तो तुम मुझे इसलिए बेच रही हो ताकि तुम्हें धन मिलता रहे? लालची रानी कहती है, नहीं, ये तो बस शादी का लेन देन है। इस पर राजकुमारी कहती है, मुझे बेवकूफ मत समझो, जिस सिंहासन पर तुम बैठी हो वो मेरा है, इसीलिए मुझ पे अपनी मर्जी थोपने की कोशिश भी मत करो, और मैं जब भी शादी करूंगी अपनी मर्जी से करूंगी। राजकुमारी के ऐसे जवाब से रानी झल्ला उठती है, इसलिए अपनी इज्जत बचाने के लिए वो गवर्नर से कहती है, मुझे अकेले में इससे कुछ देर बात करनी है, इसीलिए हमें थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। इस पर गवर्नर कहता है, याद रखना, शादी नहीं तो धन भी नहीं। ये कहकर वहाँ से हट जाता है। उसके जाने के बाद रानी जेनिफर से कहती है, तुम्हारी जिंदगी के लिए क्या सही है और क्या गलत इसका फैसला मैं करूंगी। इससे रानी उस पर भड़कते हुए कहती है, या तो तुम गवर्नर से शादी करोगी या मैं तुम्हें जिंदगी भर के लिए टावर में कैद कर दूंगी। अब इसी वक्त जाओ और शादी के लिए कपड़े पहनो, क्योंकि गवर्नर आज ही तुमसे शादी करेगा। अपनी सौतेली माँ की इस धमकी से दुखी होकर बेचारी राजकुमारी अपने कमरे में चली जाती है। इधर हेनरी दरबार से बाहर निकलने पर रानी को अपने पिता द्वारा दिया गया उपहार देकर उन्हें अपना परिचय देता है, पर घमंडी रानी उसका छोटा उपहार नहीं लेती और उससे बात किए बिना ही शादी में आए अमीर अतिथियों से मिलने चली जाती है। थोड़ी देर में सैनिक राजकुमारी को तैयार करवाकर नीचे लाते हैं। उसकी सुंदरता को देखकर सभी लोग उसे निहार रहे होते हैं। रानी को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसी बीच हेनरी उसके पास उससे बात करने के लिए जाता है, तो राजकुमारी उससे कहती है, मेरी सौतेली माँ मेरी मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती मेरी शादी पड़ोसी राज्य के गवर्नर से करा रही है। ये सुनते ही गुस्से में रानी सैनिकों से राजकुमारी को पकड़ लेने के लिए कहती है। अब क्योंकि हेनरी जेनिफर से प्यार करने लगा था, इसलिए उसे बचाने के लिए सैनिकों से भिड़ जाता है, पर अकेला होने की वजह से सैनिक उसे और राजकुमारी दोनों को पकड़ लेते हैं, जिसके बाद राजकुमार को कैद खाने में डाल दिया जाता है और राजकुमारी को उनके कमरे में नजरबंद कर दिया जाता है। ये सब देखकर गवर्नर झल्लाते हुए रानी से कहता है, अभी तो मैं मेहमानों के साथ वापस जा रहा हूँ, पर अगर तुमने हमारे समझौते के मुताबिक ये शादी नहीं करवाई तो धन और उपहार हमेशा के लिए भूल जाओ। तो गुस्से से तिलमिलाई रानी दरबार में अपनी मंत्री को बुलाकर उससे कहती है, तुमने ही मुझे सलाह दी थी जेनिफर की शादी गवर्नर से करने की, वो शादी के लिए तैयार भी नहीं हुई और उसने भरी महफिल में मेरा अपमान भी किया। ऐसे में अगर अब वो यहाँ और रही तो जनता को भड़काकर वो मुझसे अपने पिता की राजगद्दी भी छीन लेगी, इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम किसी तरह उसे धोखे से मार डालो, लेकिन इस बारे में गवर्नर या किसी को भी खबर नहीं लगनी चाहिए। तो मंत्री कहता है, मैं कई सालों से तुम्हारे लिए काम कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम मेरी बनकर रहो। रानी कहती है, मैं तुम्हारी ही हूँ, पर फिलहाल तुम इस काम पर ध्यान दो। इसके बाद रात होने पर मंत्री राजकुमारी के कमरे में जाता है और उससे कहता है, जल्दी यहाँ से चलो, क्योंकि तुम्हारी सौतेली माँ आज रात तुम्हारी हत्या करवाने वाली है। ये सुनकर बेचारी राजकुमारी डर जाती है और उससे कहती है, मैं तुम्हारी बात पर भरोसा कैसे करूँ? मंत्री कहता है, क्योंकि तुम्हारे पिता भी मुझ पर भरोसा करते थे। देखो, जैसा खास लॉकेट उन्होंने तुम्हें दिया था वैसा ही मुझे भी दिया था। इससे राजकुमारी उसकी बात पर भरोसा करते हुए पीछे के रास्ते से अस्तबल के अंदर जाती है और वहां से लबादे में खुद को छिपाकर मंत्री के साथ घोड़े पर सवार होकर वहां से निकल जाती है। वहीं महल के कैद खाने में राजकुमार यहाँ से निकलने और राजकुमारी की हालत के बारे में सोच रहा होता है, जबकि उधर घोड़े से मंत्री के साथ आगे बढ़ रही राजकुमारी मंत्री से पूछती है, तुम मुझे कहाँ ले चल रहे हो? मंत्री कहता है, किसी सुरक्षित जगह पर। लेकिन फिर जंगल में पहुँचने पर मंत्री चाकू निकालकर राजकुमारी से कहता है, आज तुम्हें मारकर मैं रानी के साथ सिंहासन संभालूंगा। तो राजकुमारी तुरंत वहाँ से भागती है और मंत्री उसका पीछा करने लगता है। जंगलों और पहाड़ियों से होकर गिरते पड़ते बेचारी राजकुमारी जान बचाकर पूरे दमखम से भाग रही होती है। हालांकि इसी भागम भाग में वो सामने पहाड़ी जंगल की खाई नहीं देख पाती और उसमें गिरकर लुढ़कते हुए तलहटी में गिरने वाली नदी में पहुंच जाती है। अब तक मंत्री भी उसके पीछे जंगली पहाड़ी पर पहुंच जाता है, पर जब वो नीचे की गहरी खाई देखता है तो समझ जाता है कि इसमें गिरने के बाद किसी का भी बचना नामुमकिन है। इससे बेफिक्र होकर वो वापस महल की ओर लौट जाता है। दूसरी ओर राजकुमार हेनरी का कोई गंभीर अपराध ना होने की वजह से उसे कारागार से आजाद कर दिया जाता है। रानी का सेनापति उससे कहता है, आज के बाद तुम गलती से भी हमारे राज्य में मत दिखना। तो राजकुमार घोड़े पर सवार होकर वहां से निकल जाता है। अगले सीन में गवर्नर को दिखाया जाता है, जो रानी के पास जाकर उससे कहता है, अब मैं राजकुमारी से ही शादी करूंगा। पहले भले ही मैं तुम्हारी खूबसूरती की वजह से तुमसे शादी करना चाहता था, लेकिन अब तुम बूढ़ी और कमजोर लग रही हो। रानी को उसकी बात बहुत चुभती है, क्योंकि वो हमेशा ही खुद को बहुत प्रभावशाली और आकर्षक मानती थी। इसी झल्लाहट
घबराहट में वो अपने सिंहासन पर बैठकर अपने सफेद बालों को नोचने लगती है। तो वहाँ मौजूद मंत्री उसे अपने सीने से लगाकर पूछता है, अब तुम किस बात से परेशान हो, क्योंकि जेनिफर का काम तो मैंने खत्म कर दिया है। इस बात से खुश होकर रानी उससे कहती है, अब सिंहासन पूरी तरह मेरा हुआ, पर अब भी मुझे कुछ ऐसा हासिल करना है जो मुझे दुनिया में सबसे प्रभावशाली और हमेशा के लिए जवान बना देगा। ये कहकर वो राजा का मुकुट पहन लेती है। अगले सीन में नदी में बह रही राजकुमारी को दिखाया जाता है। उसकी हालत थोड़ी खराब जरूर होती है, पर वो जिंदा बच जाती है। नदी में बहते हुए वो जंगल के जिस क्षेत्र में पहुंचती है, उसी क्षेत्र में जादुई ऊर्जा शक्ति इकट्ठा करने निकले कुछ बौने घूम रहे होते हैं। जेनिफर को नदी के किनारे पड़े देखकर वो बौने उसे बड़े कौतूहल से देखते हुए आपस में चर्चा करते हैं कि ये तो एक इंसानी लड़की है, इसीलिए उन्हें उसकी मदद नहीं करनी चाहिए। ये विचार करके वो बौने अपने गुप्त ठिकाने की ओर लौटने लगते हैं, लेकिन उनमें फ्रेड नाम का एक बौना उसकी मदद करना चाहता है। हालांकि उसके बौने साथी उसे ऐसा नहीं करने देते और उसका कान पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगते हैं। इस अनजान जगह पर जेनिफर का कोई सहारा नहीं होता, इसलिए वो भी उनके पीछे पीछे चलते हुए उनसे मदद मांगती है। तो बौने उससे कहते हैं, हमारा इंसानों से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए हमारे पीछे मत आओ। तो बेचारी राजकुमारी अपने कदम धीमे कर लेती है। वहीं बौने जंगल और नदी को पार करते हुए पहाड़ी में बने अपने गुप्त ठिकाने की ओर बढ़ रहे होते हैं, जबकि राजकुमारी के पास रहने की कोई जगह नहीं होती, इसलिए मजबूरी में वो एक पेड़ की खोह के अंदर छिपकर बैठ जाती है। दूसरी ओर बौने पहाड़ी के अंदर बनी अपनी गुफा तक पहुंच जाते हैं, जहां बौना फ्रेड अपने साथियों से कहता है, आज हमने 2 शीशी ऊर्जा शक्ति इकट्ठा की है, पर हमें उस बेचारी लड़की की भी मदद करनी चाहिए थी। इस पर उसके साथी कहते हैं, तुम अच्छे से ये बात जानते हो कि हमें इंसानों से दूरी बनाकर रहना चाहिए। अगले सीन में इन्हीं बौनों के सरदार वुड को जंगल में ऊर्जा शक्ति इकट्ठा करते हुए दिखाया जाता है। उसी समय रानी मार्टा उसके पास आती है और उससे कहती है, तुम बौनों में अनोखी कला है ऊर्जा शक्ति इकट्ठा करने की। तो वुड उससे कहता है, तुम अपनी खूबसूरती से मुझे लुभाने की कोशिश मत करो, वैसे मेरा बनाया हुआ खास जादुई शीशा तो पहले ही तुम्हारे पास है, फिर आखिर इतने सालों बाद अब तुम क्या लेने आई हो। रानी कहती है, कुछ ऐसा जो मुझे हमेशा जवान और ताकतवर बनाकर रखे, और मैं ये बात जानती हूँ कि तुम बौने ऊर्जा शक्ति की प्रयोग से ऐसा कुछ जरूर बना लोगे। वुड कहता है, बहुमूल्य ऊर्जा शक्ति तुम्हारे फिजूल के कामों के लिए नहीं है, इसीलिए मैं कोई ऐसी चीज नहीं बनाऊंगा जिससे कि दुनिया में युद्ध शुरू हो जाए या दुनिया खतरे में पड़ जाए। इस पर दुष्ट मार्टा कहती है, तुम बौनों के समुदाय में अब कुछ ही लोग जिंदा बचे हैं, अगर तुम चाहते हो कि वो सब सुरक्षित रहें, तो मैंने जो कहा है उसे कुछ ही दिनों में बनाकर तैयार कर दो। ये धमकी देकर वो वहां से चली जाती है। फिर रात होने पर पेड़ की खोह में भूख प्यास से सिसक रही राजकुमारी को दिखाया जाता है। फ्रेड अपने साथियों के सो जाने के बाद राजकुमारी को ढूंढकर उसे अपने साथ अपनी गुफा के अंदर ले जाता है। अगले सीन में राजकुमार हेनरी को दिखाया जाता है, जो लुहार के पास जाता है। लुहार उससे कहता है, दाई बता रही है कि राजकुमारी महल से गायब है। दाई कहती है, हाँ, क्योंकि अगर वो खुद की मर्जी से कहीं जाती है तो रात तक वापस जरूर लौट आती है, लेकिन अब तक उसके ना लौटने का मतलब यही है कि वो जरूर किसी खतरे में पड़ गई है। इस पर राजकुमार कहता है, मैं उसे प्यार करता हूँ, इसीलिए उसके बारे में पता लगाने की पूरी कोशिश करूंगा। उधर भूखी राजकुमारी पहले तो बौनों की रसोई से जी भरकर खाना खाती है और फिर बौनों की प्रयोगशाला में जाकर उनके द्वारा बनाए जाने वाले विभिन्न अनोखे आविष्कारों और हथियारों के रेखा चित्र को देखती है। हालांकि जब वो हैरान होकर ये सब देख ही रही होती है कि तभी बौनों की नजर उस पर पड़ जाती है और वो नाराज होकर उससे पूछते हैं, आखिर तुम यहाँ कैसे आ गई। तो वो उन्हें उनके द्वारा बनाए गए हथियार, कवच और मुखौटों के बारे में कुछ खास बातें बताती है, जिसे सुनकर एक कारीगर बौना कहता है, लगता है इसे हथियारों के बारे में जानकारी है। बाकी बौने कहते हैं, हाँ, फिर तो ये हमारे काम आ सकती है। इसके बाद बौने जेनिफर को शरबत पिलाकर उसके साथ दोस्तों जैसा बर्ताव करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद उन बौनों का सरदार वुड वहां आता है और उन लोगों से कहता है, आखिर ये इंसानी लड़की हमारे गुप्त अड्डे पर क्या कर रही है। फ्रेड कहता है, ये मुसीबत में थी, इसीलिए मैंने इसकी मदद की। तो वुड कहता है, रानी इसको मारना चाहती है, अगर उसको जादुई शीशे से पता चला कि यहाँ छिपी है तो फिर वो हमें भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। जेनिफर पूछती है, कैसा जादुई शीशा। सरदार वुड कहता है, वो सब बाद में बताऊंगा, पहले जल्दी से अपना लॉकेट मुझे दो। तो राजकुमारी अपना लॉकेट उसे दे देती है, जिसे ऊर्जा शक्ति से संरक्षित करके वुड उसे वापस राजकुमारी को पहना देता है और उससे कहता है, जब तक ये तुम्हारे पास रहेगा तब तक वो जादुई दर्पण के इस्तेमाल से तुम्हारा पता नहीं लगा पाएगी। इसके अगले सीन में रानी को दिखाया जाता है, जो जादुई दर्पण से पूछती है कि क्या मेरी राजगद्दी को चुनौती देने वाला कोई मौजूद है। दर्पण कहता है, अभी तो नहीं। इससे दुष्ट रानी को तसल्ली मिल जाती है। इधर गुफा में वुड अपने साथियों को रानी की जरूरत के बारे में बताते हुए कहता है, अगर हमने ऊर्जा शक्ति के उपयोग से रानी के लिए वो अनोखी चीज नहीं बनाई तो वो हमें खत्म कर देंगी। फ्रेड कहता है, और राजकुमारी का क्या होगा। वुड कहता है, वो यहाँ रुक सकती है, पर हम जो रानी के लिए बनाने जा रहे हैं उसके बारे में राजकुमारी को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। इसके अगले सीन
में राजकुमार हेनरी को दिखाया जाता है, जो नौकर का वेश बनाकर महल में रानी का राज जानने की कोशिश कर रहा होता है। इसी दौरान रानी मंत्री से कहती है, लोगों को लगता है मैं बूढ़ी हो रही हूँ, इसलिए लोगों को सबक सिखाने के लिए राज्य के पहाड़ को कटवाकर उस पर मेरी मूर्ति बनवा दो। तो मंत्री कहता है, लेकिन इसके लिए इतना धन कहाँ से आएगा? हमारा राजकोष पहले ही धन के अभाव में खाली होता जा रहा है। तो रानी कहती है, जनता से दोगुना कर वसूल करो और जो उतना कर ना दे पाए उसकी संपत्ति हड़प लो। अगले सीन में जंगल में फ्रेड और राजकुमारी को दिखाया जाता है, जहाँ फ्रेड राजकुमारी को ऊर्जा शक्ति के बारे में बताते हुए कहता है, पेड़ पौधों से लेकर सभी जीवित प्राणियों में एक ऊर्जा शक्ति होती है जो कि जीवन को चैतन्य रखती है। ऐसी ऊर्जा शक्ति जंगल में कुछ खास जगहों पर भी मौजूद होती है और हम बौने अपने खास हुनर के जरिए उसे इकट्ठा करते रहते हैं। राजकुमारी पूछती है, लेकिन तुम लोग उसका करते क्या हो? फ्रेड कहता है, उसके इस्तेमाल से हम न सिर्फ शक्तिशाली हथियार और कवच बनाते हैं, बल्कि ऐसे तमाम अनोखे यंत्र बनाते हैं जिनकी काफी मांग होती है। फिर गुफा में वापस पहुंचने पर राजकुमारी फ्रेड से पूछती है, और तुम लोगों के बनाए उन उत्पादों को खरीदता कौन है? फ्रेड कहता है, गॉबलिन्स तथा दैत्य। फिलहाल हमें एक दैत्य के लिए खास तलवार बनाने का काम मिला है, हमें उसे जल्दी ही पूरा करना होगा, नहीं तो वो नाराज हो जाएगा। तो राजकुमारी कहती है, मैंने लुहार का काम सीखा है, इसलिए मैं इसमें तुम लोगों की मदद करूंगी। इसके बाद जब राजकुमारी गुफा से बाहर दूसरे काम में व्यस्त होती है, तो वुड अपने बौने साथियों के साथ मिलकर उस अनोखे विग का चित्र बनाता है, जिसके इस्तेमाल से रानी हमेशा जवान तथा ताकतवर बनी रहती। उसे देखकर वुड के साथी कहते हैं, हकीकत में ये जादुई विग बनाने में हमें हफ्तों लग सकते हैं। इसके बाद ये सभी राजकुमारी से छिपाते हुए जादुई विग का निर्माण शुरू कर देते हैं तथा इस बात की सूचना वो लोग एक कबूतर के जरिए रानी तक भी पहुंचा देते हैं, जिससे खुश होकर रानी मंत्री से कहती है, जल्दी ही मेरा मुकाबला करने वाला इस दुनिया में कोई नहीं होगा। इसके अगले दिन एक दैत्य बौने की गुफा तक आकर उनसे कहता है, मैंने जिस तलवार का ऑर्डर दिया था, अब क्योंकि तलवार तैयार नहीं होती, इसलिए बौने डरकर उसके सामने नहीं जाते। वादे के मुताबिक अपनी तलवार न मिलने से दैत्य जोर जोर से चिल्लाने लगता है, जिससे डरकर बौने कांपने लगते हैं। ये सब देखकर राजकुमारी हिम्मत कर उस दैत्य के सामने जाती है और अपनी मीठी मीठी बातों से दैत्य को शांत करते हुए कहती है, जल्दी ही मैं तुम्हारे लिए सबसे खास तलवार बनाऊंगी, बस हमें कुछ वक्त और दे दो। तो दैत्य उसकी बात मानकर वहाँ से वापस लौट जाता है, जबकि बौने राजकुमारी को दैत्य से उन्हें बचाने के लिए धन्यवाद देते हैं। इसके बाद रात में जश्न मनाते वक्त वुड राजकुमारी से कहता है, कई सालों पहले रानी घूमते वक्त जंगल के हमारे पुराने ठिकाने पर रुकी थी, तब उसकी खूबसूरती से आकर्षित होकर मैंने उसे ऊर्जा शक्ति के बारे में बता दिया था। मुझे नहीं पता था कि वो एक लालची और बेरहम महिला है। उसने हमसे हमारा जादुई आईना मांगा, लेकिन जब हमने उसे वो देने से मना कर दिया, तो उसने अपने भाई के साथ मिलकर हमारे सरदार और कई साथियों को मार डाला। इसी वजह से बाकी बौनों की सुरक्षा के लिए हमें उसे वो जादुई शीशा देना पड़ गया। ये सब बातें करने के बाद जब राजकुमारी गुफा के अंदर जाती है, तो उसे प्रयोगशाला के अंदर से रोशनी आती हुई दिखाई देती है। इस पर कौतूहलवश जब वो प्रयोगशाला के अंदर जाती है, तो उसे वहाँ रखी हुई एक जादुई विग दिखती है। उसी वक्त वो उसके पास आकर उससे कहता है, इस विग से दूर रहो। राजकुमारी पूछती है, क्यों? तो फ्रेड के मुंह से ये सच निकल जाता है कि इस विग से रानी कई सालों तक जवान और ताकतवर बनी रहेगी। ये जानने के बाद राजकुमारी वुड से कहती है, अगर ये रानी को मिल गया तो सभी लोगों को अपने काबू में कर लेगी और दुनिया तबाह हो जाएगी। वुड कहता है, अब तुम मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। अपने लोगों को बचाने के लिए मैं सब कुछ करूंगा। तुम इंसान हमेशा से ही हमारे लिए मुश्किलें पैदा करते हो, इसलिए यहाँ से अभी निकल जाओ। तो बेचारी राजकुमारी दुखी होकर वहाँ से निकल जाती है। हालांकि जाते वक्त उसके गले का अभिमंत्रित लॉकेट वहीं गिर जाता है। बदकिस्मती से इस दौरान रानी जब जादुई शीशे से पूछती है कि क्या कोई मुझे चुनौती दे सकता है, शीशा कहता है, हाँ जेनिफर। ये सुनते ही रानी के होश उड़ जाते हैं और वो गुस्से में जाकर मंत्री से पूछती है, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि जेनिफर मारी गई? मंत्री कहता है, क्योंकि मुझे लगा था खाई से नीचे गिरकर वो मर गई होगी। रानी कहती है, नहीं, उसका जिंदा होना मेरे लिए खतरा है। जिस तरह तुमने मेरे कहने पर उसके पिता यानी राजा को जहर देकर मारा था, उसी तरह उसे भी प्राचीन जहर देकर मार दो, फिर हम एक साथ राजगद्दी का सुख भोगेंगे। नौकर के वेश में मौजूद राजकुमार उनकी सब बातें सुन लेता है। इसके बाद मंत्री सबसे खतरनाक जहर तैयार करके उसे एक फल में लगा देता है तथा रानी एक बुढ़िया के वेशभूषा में वो फल लेकर जंगल में राजकुमारी को ढूंढने निकल पड़ती है। दूसरी ओर बौनों का अड्डा छोड़ चुकी राजकुमारी को खेतों की ओर आने पर यह पता चलता है कि दुष्ट रानी के आदेश पर कर दोगुना कर दिया गया है, जिससे कि जनता ने खेती ही बंद कर दी है और लोग भूखे मर रहे हैं। वो लोगों को मजबूरी में अपना घर बार छोड़कर पलायन करते हुए देखकर दुखी हो रही होती है। उसी वक्त दो सैनिक उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन इससे पहले कि उसे वहाँ से ले जा पाते, फ्रेड दैत्य को लेकर वहाँ पहुँच जाता है। तो अब दैत्य उन सैनिकों की बुरी तरह धुलाई करता है। इधर रानी बुढ़िया की वेशभूषा में जंगल के ओर अंदर जाती है। उसकी योजना के बारे में जान चुका राजकुमार भी उसके पीछे निकलता है। हालांकि जंगल की धुंध का फायदा उठाकर राजकुमारी उसकी नजरों से ओझल हो जाती है। इसके अगले सीन में राजकुमारी को दिखाया जाता है, जो बौनों की गुफा के बाहर जाकर बैठी हुई होती है। तो उसे अकेला देखकर बुढ़िया के वेश में मार्टा वहाँ कर उससे कहती है, ये मीठा फल मेरे बगीचे का है, इसे खाने से थकान तुरंत दूर हो जाती है। तो भूखी होने की वजह से राजकुमारी उस फल को खा
लेती है और उसे खाते ही प्राचीन जहर के प्रभाव से तुरंत ही उसकी मौत हो जाती है। अब जब फ्रेड राजकुमारी की लाश देखता है तो वो रोते चीखते हुए अपने बाकी साथियों को बुलाता है, जबकि वहाँ मौजूद रानी अपने चेहरे से बुढ़िया का मास्क हटाते हुए कहती है, 3 दिन में अगर मुझे वो जादुई विग नहीं मिला तो तुम लोगों की हालत भी मैं इसी जेनिफर की तरह करूंगी। ये धमकी देकर वो वहाँ से चली जाती है। कुछ ही देर में राजकुमार भी वहाँ पहुँच जाता है। राजकुमारी को मरा हुआ देखकर वो रोते हुए कहता है, मैंने आने में बहुत देर कर दी। फिर रात होने पर राजकुमारी के अंतिम संस्कार के लिए उसे नदी में बनाई हुई चिता पर लिटाया जाता है। उसकी मौत से राजकुमार के साथ साथ सभी बौने भी दुखी होते हैं। राजकुमार बौनों से कहता है, क्या तुम लोगों ने कभी जिंदा इंसान की ऊर्जा शक्ति निकाली है? बौने कहते हैं नहीं। तो राजकुमार कहता है, मेरी ऊर्जा शक्ति का कुछ हिस्सा इसके शरीर में डालने की कोशिश करो। बौने ऐसा करने की प्रक्रिया शुरू करते हैं, जिससे आश्चर्यजनक रूप से जेनिफर की सांसें लौट आती हैं। जिंदा होने के बाद वो देखती है कि वो जादुई बिग लेकर वहाँ से जा चुका है। तो अब रानी को रोकने के लिए वो बाकी बौनों और राजकुमार के साथ एक योजना बनाती है। इस योजना के मुताबिक राजकुमारी और राजकुमार एक घोड़ा गाड़ी में छिपकर महल में घुसते हैं, जबकि बौने पानी बाहर निकालने वाले रास्ते से महल में घुसते हैं। वहीं महल के दरबार में बैठी रानी गवर्नर और बाकी लोगों से कहती है, आज मैं सबसे खूबसूरत और जवान बन जाऊंगी। इसी बीच रानी से डरा हुआ वुड विग ले जाकर उन्हें दे देता है। उस विग को पहनते ही रानी के शरीर में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। ये देखकर राजकुमारी बड़ी ही फुर्ती से महल के छत में लगे सरिये में एक रस्सी फंसाकर तेजी से झूलते हुए रानी की ओर जाती है। सैनिक उसे रोकना चाहते हैं तो बौने उन सैनिकों से भिड़ जाते हैं। हालांकि देखते ही देखते राजकुमारी रानी के सिर से मुकुट निकालने में कामयाब रहती है, जिससे कि रानी फिर से कमजोर और बूढ़ी दिखने लगती है। ये सब देख रहा मंत्री सैनिकों से सबको पकड़ने के लिए कहता है। तो राजकुमारी सबसे कहती है, इस मार्टा ने मंत्री के साथ मिलकर मेरे पिता और यहाँ के राजा की हत्या की थी। ये सुनते ही गवर्नर और सभी सैनिक चौंक जाते हैं। मार्टा कहती है, इसका कोई सबूत नहीं है और ये झूठ बोल रही है। हालांकि तभी बौने उसका जादुई शीशा लेकर वहाँ आते हैं और कहते हैं, ये शीशा सब सच बता देता है। तो गवर्नर सबके सामने शीशे से सच पूछता है। शीशा कहता है, रानी और मंत्री ने साजिश के तहत न सिर्फ राजा की हत्या की थी बल्कि वो राजकुमारी को भी मारना चाहते हैं। अब जब सच सबके सामने आ चुका होता है तो सैनिक मंत्री और रानी को गिरफ्तार कर लेते हैं। इसके बाद जेनिफर को जनता नई रानी चुन लेती है तथा वो राजकुमार हेनरी से शादी कर लेती है और इस तरह फैंटेसी फिल्म ही खत्म हो जाती है।